मेरी कहानी नहीं। पिज्जा की कहानी हमेशा आटे से शुरू होती है। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बस चीज़, सॉस और ब्रेड का एक टेस्टी कॉम्बिनेशन है, पर इसकी जड़ें ना बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए आज इस आटे को गूंथते गूंथते पिज्जा के पीछे की असली कहानी की एक एक परत खोलते हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ चलेंगे? सबसे पहले क्वीन मार्गरीटा वाली वो फेमस कहानी सुनेंगे, फिर थोड़ी जासूसी भी करेंगे, पता लगाएंगे कि कहीं ये कहानी एक बड़ा सा स्वादिष्ट झूठ तो नहीं। उसके बाद हम चलेंगे नेपल्स की गलियों में, जहाँ पिज़्ज़ा का असली जन्म हुआ था। देखेंगे कि ये अमेरिका कैसे पहुंचा और देखते ही देखते पूरी दुनिया पर कैसे छा गया। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि कैसे सिंपल से डिश को एक कल्चरल खजाने का दर्जा मिला। तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे फेमस, सबसे सुने सुनाए हिस्से से। बात है 19वीं सेंचुरी की, जगह है इटली, और हमारी कहानी का हीरो कौन है? एक पिज्जा। तो साल था 1889। इटली के राजा अम्बर्टो प्रथम और रानी मार्गरेटा नेपल्स शहर के दौरे पर थे। और हुआ ये कि रानी रोज वही फैंसी फ्रेंच खाना खा खा कर बोर हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, भाई कुछ लोकल ट्राई करना है, कुछ असली इटालियन। बस फिर क्या था, शहर के सबसे माने हुए पिज्जा शेफ रफाएले एस्पोसितो को फौरन शाही रसोई में हाजिर होने का हुक्म मिला। एस्पोसितो ने एक नहीं, तीन अलग अलग पिज्जा बनाए, पर रानी का दिल तो एक खास पिज्जा पर आ गया। कौन सा? अरे वही जिस पर टमाटर का चटक लाल रंग, मोज़रेला का दूधिया सफेद रंग और ताजे बेसिल का हरा रंग था। लाल, सफेद, हरा, ये तो इटली के नए झंडे के रंग थे। और बस कहानी के हिसाब से रानी के सम्मान में इस पिज्जा का नाम पड़ गया पिज्जा मार्गरेटा। सुनने में कितनी बढ़िया लगते हैं ना ये कहानी। लेकिन यहाँ कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये कहानी सुनने में जितनी परफेक्ट लगती है ना, शायद उतनी ही कच्ची है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच भी था? देखिए, इस पूरे कहानी का जो आधार है वो सिर्फ एक चीज पर टिका है, एक शाही खत, एक तरह का थैंक यू नोट, जो कहते हैं कि रानी ने एस्पोसितो को भेजा था, और यही इकलौता सबूत है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वो सबूत खुद असली है? अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। जब हिस्टोरियंस ने इस खत को बारीकी से देखा तो एक के बाद एक कई गड़बड़ियां सामने आई। पहली बात, जो रॉयल सील थी वो गलत जगह पर थी। दूसरी, जिस अफसर गैली कैमिलो के साइन थे वो सरकारी रिकॉर्ड से मैच ही नहीं करते थे। और तो और पिज्जा बनाने वाले का नाम तक गलत लिखा हुआ था। सबसे अजीब बात क्या है पता है? खत में कहीं ये जिक्र ही नहीं था कि रानी को तीनों में से कौन सा पिज्जा पसंद आया। और इन सबसे ऊपर 1889 के किसी भी अखबार ने इस रॉयल पिज्जा पार्टी के बारे में एक लाइन तक नहीं छापी। कुछ अजीब नहीं है? तो अगर ये रानी वाली कहानी सच्ची नहीं है, तो फिर पिज्जा की असली कहानी है क्या? कहाँ से आया ये? चलिए इन किस्से कहानियों से बाहर निकलकर हकीकत की जमीन पे चलते हैं नेपल्स की उन्हीं गलियों में जहां पिज्जा ने सच में जन्म लिया था। पिज्जा के असली हीरो कोई राजा या रानी नहीं थे, वो थे लाज़रोनी। अब ये लाज़रोनी कौन थे? ये 18वीं सदी के नेपल्स के गरीब दिहाड़ी मजदूर थे। सोचिए, उन्हें एक ऐसे खाने की जरूरत थी जो एकदम सस्ता हो, झटपट बन जाए और पेट में इतनी ताकत दे कि दिन भर की हाड़ तोड़ पहलत कर सकें। और सबसे जरूरी बात, जिसे खड़े खड़े चलते फिरते खाया जा सके। और उस जमाने का पिज्जा आज की पिज्जा जैसा बिल्कुल नहीं था। भूल जाइए फैंसी टॉपिंग्स, उस पर होता था बस लहसुन, चर्बी और नमक। हाँ, अगर जेब में थोड़े ज्यादा पैसे हुए तो शायद थोड़ा सा चीज भी डलवा लिया। टमाटर, वो तो बहुत बाद में आया। मतलब ये कोई शौक का खाना नहीं था, ये जरूरत का खाना था, जिंदा रहने का एक जरिया था। अगर यकीन नहीं हो रहा तो सुनिए, 19वीं सदी के एक बहुत बड़े राइटर थे अलेक्जेंडर ड्यूमा। जब वो नेपल्स घूमने आए तो उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यहाँ के गरीब लोग गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में सिर्फ पिज़्ज़ा खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये एक पक्का सबूत है कि पिज़्ज़ा आम आदमी का खाना था, किसी महल का शाही पकवान नहीं। तो एक तरफ है कहानी और दूसरी तरफ हकीकत। कहानी कहती है पिज़्ज़ा 1889 में एक रानी के लिए बना। हकीकत कहती है नहीं, ये 18वीं सदी में गरीबों के लिए बना। कहानी के मुताबिक ये एक शाही दावत थी, पर हकीकत में ये पेट भरने का एक सस्ता तरीका था। एक कहानी महलों की है तो दूसरी सड़कों की। और अब
ठीक वैसे ही जैसे ये पिज्ज़ा इस गर्म ओवन में जा रहा है, पिज्ज़ा भी नेपल्स की छोटी छोटी गलियों से निकलकर पूरी दुनिया की भट्टी में कूद पड़ा। और इसका अगला बड़ा स्टेशन अमेरिका। 20वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ? लाखों इटालियन लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। अब वो अपने साथ सूटकेस में कपड़े तो लाए ही, पर साथ में लाए अपना कल्चर, अपनी रेसिपीज, अपना खाना। और बस 1905 में न्यूयॉर्क सिटी में लोम्बार्डीज के नाम से अमेरिका का सबसे पहला पिज़्ज़ेरिया खुल गया। और यहीं से सच पूछो तो पिज़्ज़ा के ग्लोबल बनने का सफ़र शुरू हुआ। और ये सफ़र कितना ज़बरदस्त रहा, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है। 2017 तक आते आते दुनिया भर में पिज़्ज़ा का मार्केट पता है कितना बड़ा हो गया था? 128 बिलियन डॉलर्स का। 1 मिनट रुककर सोचिए इसके बारे में। सड़क पर बिकने वाला एक सीधा साधा खाना, और आज इतना बड़ा ग्लोबल बिजनेस। आहा, और ये देखिए, हमारा पिज्ज़ा भी बिल्कुल तैयार है। क्या रंग आया है, एकदम परफेक्ट। और पता है, इसी परफेक्शन को, इसी बनाने की कला को और इसकी इतनी लंबी, इतनी कमाल की कहानी को आखिरकार पूरी दुनिया ने पहचाना, उसे वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था। 2017 में एक बहुत बड़ी बात हुई। यूनेस्को ने नेपल्स में पिज़्ज़ा बनाने के उस पुराने पारंपरिक तरीके को, उस कला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा अब सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती परंपरा है, एक कल्चरल खजाना है जिसे संभाल कर रखना अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन गई है। तो अगली बार जब हम पिज़्ज़ा की स्लाइस उठाएं तो शायद एक पल के लिए सोच सकते हैं कि हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, हम एक पूरी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो गरीबों के पेट भरने के एक जुगाड़ से शुरू हुआ, एक रानी के नाम पर बुने गए एक खूबसूरत झूठ से गुजरा और एक ग्लोबल पहचान पर आकर ख़त्म हुआ। पिज़्ज़ा की ये कहानी वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम खाने को और उससे जुड़ी कहानियों को असल में कितनी और क्या कीमत देते हैं।